अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीएमए 157 लैंग कोर्स के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं टेस्ट का पैटर्न भी थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। इसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस के जो ट्रिक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अभी पीएमए 157 लैंग कोर्स के जितने इनिशियल टेस्ट हुए हैं तो उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो का थोड़ा हिस्सा हम डेमो के तौर पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड करेंगे और बाकी कंप्लीट लेक्चर्स हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे ये कंप्लीट लेक्चर्स देखें और इस तरह के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज देखें जिससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे नोट्स और कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर 3 चीजें इंक्लूडेड है। एक होता है वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। अभी वर्बल नॉन वर्बल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेन चीज है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम अपने लेक्चर्स के अंदर और अपने नोट्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं वर्बल और नॉन वर्बल की कुछ क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाऊंगा। वर्बल के ओवरऑल 15 टाइप से जहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और नॉन वर्बल के ओवरऑल 7 टाइप से, और यही सारे टाइप्स हमने अपने नोट्स और लेक्चर्स के अंदर कवर किए हैं। ओवरऑल हम आपके ऊपर 350 क्वेश्चंस कवर करवाते हैं अपने कोर्सेज के अंदर और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वहां से आते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक में मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि एकेडमिक में पाक स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, खासकर अभी करंट अफेयर्स काफी ज्यादा है, मिलिट्री अफेयर, जर्नल, ये चीजें होती है। तो ये तो इतना ज्यादा है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम आपको सेंटर वाइज तैयारी करवाते हैं। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना होता है तो उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी करवा लेते हैं, क्योंकि हर सेंटर में कुछ क्वेश्चन और कुछ चीजें रिपीट होती है, तो हम वो चीजें आपके ऊपर कवर करवा लेते हैं। तो ये आपका हो गया टेस्ट पैटर्न, वर्बल 84, नॉन वर्बल 64 और एकेडमिक 50। अभी हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, नॉन वर्बल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल के टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स है, हर टाइप के अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है, लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को नॉन वर्बल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। वो आपकी टाइम बचाएगी और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगी। पहला क्वेश्चन टिप क्या है कि आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। हॉरिजॉन्टल स्टडी का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है, यानी सबसे पहले आपने इसको देखना है, फिर उसके बाद इसको देखना है, फिर इसके बाद इसको देखना है। कभी भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना, बल्कि आपने सेम लाइन की तरफ जाना है। ये सबसे पहला पॉइंट है और यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। ये आपका हो गया सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका ये है कि आपने दरमियान वाले लाइन को स्किप करना है, यानी आपने इस लाइन को पढ़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो इसके ऊपर आपका टाइम जाया होगा, तो आपने इस लाइन को नहीं पढ़ना। अगर आपको यहां से समझ आ गया है कि इसमें क्या चेंज आया है, तो आपने सेम उसी चेंज को यहां पर अप्लाई कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने चेंज को डिटेक्ट करना है। पहले लाइन को पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि पहले, दूसरे और तीसरे में क्या चेंज आया है, और उसी चेंज को आपने यहां पर अप्लाई करके अपना आंसर मालूम करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर लेट सपोज मैं यहां पर देखूं तो इसमें पहले और दूसरे को जमा किया गया है, पहले और दूसरे शेप को जमा किया गया है। इनमें से जो कॉमन चीजें, ऐसी चीजें जो इन दोनों के अंदर है, उनको रिमूव किया गया है। जिस तरह ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं तो ये इन दोनों के अंदर है, तो इन डॉट्स को रिमूव किया गया है। तो दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैंने इन दोनों को जमा करना है, इनमें से जो कॉमन चीजें हैं उनको रिमूव करना है। जिस तरह देखिए, इनमें कॉमन चीजें क्या है, ये लाइन दोनों के अंदर कॉमन है और ये लाइन दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर मेरे पास ये वाला शेप आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेंज का पता चल गया है कि पहले लाइन में क्या चेंज आया है, तो उसी को आपने लास्ट लाइन के ऊपर अप्लाई करके अपना आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए, जिस तरह देखिए, अगर हम यहाँ पर अभी पहले और दूसरे लाइन को जमा करें, आपके पास ये शेप बन जाएगी। दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस और इस लाइन को जमा करें तो देखिए, पहले मैं ये वाला लाइन यहाँ पर आ जाएगा, फिर मेरा ये वाला लाइन आ जाएगा, तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा शेप बन जाएगा। तो अगर इसी हिसाब से हम देखें तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि लाइट इज टू विंडो एज साउंड इज टू। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरह लाइट हमें विंडो के थ्रू नजर आता है, रूम के अंदर दाखिल होता है, तो इसी तरीके से साउंड
किसके थ्रू दाखिल होता है? तो देखिए साउंड ईयर के थ्रू यानी कान के थ्रू। मींस अगर हम देखें तो कमरे के अंदर लाइट कहाँ से आता है? विंडो के थ्रू आता है। तो इसी तरह इंसान के जिस्म में साउंड किसके थ्रू आता है? कान के थ्रू आता है। तो यहाँ पर कान सबसे ज्यादा बेस्ट रिलेशन है, माउथ और आई तो नहीं, और वाल अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन इनके दरमियान? वो आर्गन या वो मीडियम जिसके थ्रू प्रिसीविंग होती है, जिसके थ्रू प्रिसीव्ड होता है, वो आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर आप इस लेटर को अरेंज करें अल्फाबेटिकली, यानी अगर आप इसको सही तरीके से अरेंज करें तो इससे इंग्लिश का एक वर्ड बन जाएगा, और आप बताएं कि उस वर्ड का आखिरी लेटर क्या होगा। तो देखिए इन डिजिट्स को अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी हमारे पास बन जाएगा। और अगर हम देखें तो ब्यूटी का लास्ट लेटर क्या है? वाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाई, ठीक है। तो इस तरह के आपको करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड भी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसकी आपको थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स आनी चाहिए। एक तो ये आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। तो ब्यूटी, इसका लास्ट वर्ड क्या है? वाई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अली की जो उम्र है 3 साल है, उसकी बहन की जो उम्र है अली की ट्वाइस यानी अली की उम्र की दोगुना है। आप बताएं कि उसकी बहन की उम्र क्या होगी जब अली की उम्र 10 साल होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में अक्सर हमारे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं? वो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब अली की उम्र 3 साल है तो उसकी बहन की उम्र डबल है। तो अभी यहाँ पर जब वो इस एज को देख लेते हैं कि अली की उम्र 10 साल है तो वो उनकी बहन की उम्र भी डायरेक्ट डबल कर लेते हैं कि अली की उम्र अगर 10 साल है तो उसकी बहन की उम्र 20 साल हो जाएगी। तो ये गलत है। ये क्यों गलत है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज रॉन्ग। करेक्ट इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप चेक करें अली की उम्र क्या है। अली की उम्र है 3 साल। उसकी बहन की उम्र क्या है? ट्वाइस। बहन की उम्र कितनी है? ट्वाइस। ट्वाइस का क्या मतलब है? 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6 ईयर्स, ठीक है। अभी अली की उम्र क्या हो गई है? अली की उम्र हो गई है 10 साल। तो आपने बताना है कि उसकी बहन की उम्र अभी क्या होगी, ये चीज हमने बतानी। तो देखिए 3 से 10 साल तक जाने में अली को कितने टाइम लगा? 7 साल लगे। इसी तरीके से ये 7 साल हमने उसकी बहन की एज के साथ भी जमा करने हैं। तो अगर आप 6 से के साथ 7 जमा कर लेते तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 13 ईयर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? 13 ईयर्स। 20 ईयर्स आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर क्या होगा? 13 ईयर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में काफी सारे आते हैं, इसलिए ये मैंने आपको सॉल्व किया ताकि आपको क्लियर हो कि इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है और इसका आंसर हमने कैसे निकालना है। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली इस एज के साथ ये माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा कि 7 आते हैं। आप इस 7 को इसकी डबल एज के साथ जमा करें तो आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू इन द यूएन ऑन पैलेस्टीन इसराइल वार। पैलेस्टाइन इसराइल वार पे पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू किसने प्रेजेंट किया था? तो मुनीर अकरम ने। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हमें याद नहीं होते क्योंकि सर तो बहुत सारे करंट अफेयर्स है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट को समझना है। पहले तो हम ये जानेंगे कि मुनीर अकरम कौन है। तो मुनीर अकरम में यूएन में पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर पाकिस्तान ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन करनी हो यूएन में तो वो किसके थ्रू होगी? करंटली मुनीर अकरम के थ्रू होगी। तो अभी करंटली जितने भी इवेंट्स है, अगर यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो मुनीर अकरम ही कर रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टाइन इसराइल वार हो, चाहे अभी इंडिया की जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, जो बैटल चली थी, वार चली थी, कॉन्फ्लिक्ट चली थी, तो सारे मुनीर अकरम ने की थी। तो कहने का मतलब क्या है कि रट्टा लगाने की बजाय आप चीजों की कंसेप्ट को समझे कि इसका कंसेप्ट क्या है। अभी मुनीर अकरम आपको पता चल गया है कि पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, और अगर ये क्वेश्चन आपको ना भी आता हो तब भी आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान का होगा वही बात करेगा यूएन में। तो यूएन के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मुनीर अकरम। तो अभी देखिए अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए जिसमें यूएन से रिलेटेड हो कि यूएन के अंदर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव या वट एवर, तो आपका आंसर होगा मुनीर अकरम। अगर ये चेंज ना हुआ, अगर ये चेंज हुआ तो फिर जो भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर कुछ और भी मैंने करंट अफेयर्स 2025 के करंट अफेयर्स ऐड किए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर और कराची के अंदर हर दिन ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको ध्यान से सुने, पढ़िए। इसको अगर चेंज भी करे तो आपको आना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने 17 सितंबर 2025 को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था जिसका नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट।
इसके थ्रू क्या था, इसके थ्रू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिफाजत करेगा। यानी अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कंसिडर होगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कंसिडर होगा। तो इसका नाम क्या है, SMDA, और ये कहां पर हुआ था, रियाद में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अटैक लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको डेट का पता होना चाहिए, 7 मई 2025। ठीक है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने बयानुल मरसूस ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। ठीक है, बयानुल मरसूस ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर कब हुई थी, 10 मई 2025 को। ये वाला क्वेश्चन इसके आने के 100% चांसेस है, तो ये आपको आना चाहिए। 7 मई 2025 को इंडिया ने अटैक किया था, ऑपरेशन सिंदूर, बयानुल मरसूस। ठीक है, मरसूस। इसके अलावा 10 मई 2025 और बाद में इसको एक्सटेंड किया गया था 18 मई के लिए भी आपको मसला ना हो तो आप हमारे नोट्स और ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नोट्स के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स सारी चीजें इंक्लूडेड और टोटल 350 क्वेश्चन है। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से टेस्ट देने हैं उसी सेंटर के हिसाब के नोट्स होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ आए तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इस कोर्स की जो फीस है 6000 है। ठीक है, और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, वीडियो वगैरह, तो उसकी 14000 फीस है। और इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे 2025 तक, और उसके बाद ये अभी चलता है ये सीज फायर। ठीक है। अच्छा, 2023 का नोबेल प्राइज किसको मिला था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, तो ये किसको मिला था, नरगिस मोहम्मद। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज नरगिस मोहम्मद। ठीक है, ये कौन है, तो ये आपके पास ईरान से इसका ताल्लुक है और ये इसने वुमेन राइट्स के लिए बहुत सारी जदोजहद की है, तो उसके सिलसिले में इसको मिला है। ठीक है, तो राइट्स ऑफ वुमेन उसके सिलसिले में इसको मिला है और इसका ताल्लुक कहां से है, ईरान से है। ठीक है, इसके अलावा यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे पहला नोबेल अवार्ड सेरेमनी कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 दिसंबर 1901 को। और किसने इसको स्टार्ट किया था, अल्फ्रेड नोबेल वेल ने। ठीक है, और पहला सेरेमनी 10 दिसंबर 1901 को हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर साल नोबेल प्राइज कब होता है, तो नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को होता है। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर 2025, 24, 23, इस तरह से 10 दिसंबर, हर साल के 10 दिसंबर को। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा नोबेल प्राइज सेरेमनी हर साल के 10 दिसंबर को होती है। ठीक है, और इसमें जो पीस का प्राइस है, पीस प्राइस, ये कहां पर होती है, ये ओस्लो में होती है। और ओस्लो कहां पर है, ये नॉर्वे के अंदर है। ठीक है, दिस इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। ठीक है, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड MCQ, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओस्लो क्या है, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 1901 में पहला नोबेल पीस प्राइज हेनरी डोडेंट को मिला था, जो कि फाउंडर है किसके, रेड क्रॉस के। रेड क्रॉस के बारे में आप मजीद भी MCQ सर्च कर ले, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अभी करंट चेयरमैन कौन है, फाउंडर इसके कौन है, इसके अलावा किस कंट्री ने इसको फाउंड किया था, एंड व्हाट इज रेड क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, हेनरी डोनेट को, और ये फाउंडर थे रेड क्रॉस के। ठीक है, और ये क्या है, फ्रेडरिक पैसे को, ये फ्रेंच के पीस एक्टिविस्ट है। ठीक है, फ्रेंच पीस एक्टिविस्ट। अच्छा देखिए, इसके अलावा अंडर नोबेल वेल द पीस प्राइज इज अवार्डेड बाय कमेटी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये नोबेल पीस प्राइज जो है, तो ये कौन डिसाइड करता है कि इसको नोबेल प्राइज मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, तो ये नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि नोबेल प्राइज किसको मिलना है। ठीक है, और इसके अलावा अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज के अंदर जो कैटेगरीज है, उनमें कौन सी कैटेगरी बाद में ऐड हुई। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो नोबेल पीस प्राइज है, ये बाद में ऐड हुआ है। ये जो अल्फ्रेड नोबेल की लिस्टिंग थी उसके अंदर नहीं थे इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 2024 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, तो निहान हेडान को। ठीक है, इसको मिला है, और ये सर्वाइवर है। ठीक है, आप एटॉमिक बम्बिंग, क्यों मिला है, इनको भी पीस मिला है क्योंकि इन्होंने पीस ओवर वार को तरजीह दी थी। 2025 में किसको मिला है, मारिया कोरिना मैकेडो। ठीक है, इसको मिला है, और ये डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पेनिनसुला से इसका ताल्लुक है। ठीक है, उनकी राइट्स के लिए इसने जद्दोजहद लड़ी थी। एंड दिस इज फीमेल, इसकी तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। आप लोगों ने अभी करंट देखा था कि जो इमरान खान है और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है,
یہ سارے امیدوار تھے جس میں ماریا کورینا میکچیڈو کو یہ نوبل پیس پرائز دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن کیا ہے کہ میننگ آف اردو کے معنی کیا ہے؟ تو اردو مینس کیمپ، لشکر اور آرمی اور فوج. ٹھیک ہے. تو لشکر اور فوج اس کی میننگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کون سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کس لینگویج کا لفظ ہے؟ تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیوان میر جو کہ میر تقی میر نے لکھی ہے، تو یہ اردو شاعری کی سب سے پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے. یہ جتنا بھی ڈیٹا میں نے لیا ہے تو ویکیپیڈیا، گوگل اور چیٹ جی پی ٹی ڈفرنٹ سورسز سے لیا ہے. تو یہ کچھ ڈیٹا اس طرح سے ہوتا ہے جس کے ویلیوز ہر جگہ پہ چینج ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پر یہ ویلیو ہے. اور ویکیپیڈیا کو میں نے ایز اے ریفرنس لیا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے دیوان میر جو ہے تو یہ پائنیئر ہے اردو پوئٹری کی، یعنی اردو پوئٹری کی سب سے پہلی کتاب کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پہلی اردو ناول کون سے ہے؟ تو باغ و بہار. اس کے آتر ہے میر امان. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پہلی اردو بک کون سی ہے؟ ناول یا بک جو کہ پبلشڈ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ناول اور بک جو کہ پبلشڈ ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ میرات العروس. اور یہ کس نے لکھی ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے. ٹھیک ہے. یہ بہت انپورٹنٹ ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اردو پاکستان کی نیشنل لینگویج کب بنی؟ تو 1973 میں اردو پاکستان کی نیشنل لینگویج بنی. اور اس کے علاوہ ارلیسٹ نون لٹرری ورک از دا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پرانی اردو کی کتاب ہے، اردو کی ایک قلمدان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیں، موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آن فالک سٹوریز، جو لوگ داستان ہوتے ہیں جس طرح ہیر رانجھا، اس کے اوپر آپ کی انیشل ٹیسٹ میں اکثر کویشچنز آتے ہیں. ابھی بھی ہر سینٹر کے اندر ایک دو کویشچنز آ رہے ہیں. اس میں کون سے کویشچنز امپورٹنٹ ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ہیر رانجھا کس نے لکھا ہے؟ تو ہیر رانجھا لکھا ہے وارث شاہ نے. اسی طرح کا کویشچن پوچھا جائے گا کہ ہیر رانجھا از ریٹن بائی، یا وارث شاہ کی کون سی فالک سٹوری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سسی پنو تو یہ ہاشم شاہ نے لکھی ہے. سونی ماہیوال یہ فضل شاہ نے لکھی ہے. لیلا مجنو یہ امیر خسرو نے لکھی ہے. شیرین فرحاد یہ نظامی گنجاوی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مرزا صاحبان حافظ برخوردار نے لکھی ہے. یوسف زلیخا یہ غلام رسول نے لکھی ہے. اور سسی فنو یہ ہاشم شاہ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ شاہ جو رسالو دس از دا موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیو. یہ پاس پیپر میں کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹائی نے. تو ہاشم شاہ کی اس کے اندر دو بکس ہو گئی. کون کون سی؟ سسی فنو اور سسی پنو. یہ دو بکس اس کی سسی پنو سنگل بک، دو مرتبہ میں نے ایڈ کیا. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آپ کا کیا ہے کہ فاؤنڈر آف یوٹیوب کون ہے؟ تو جاوید کریم نے سب سے پہلی یوٹیوب پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی. اور اس ویڈیو کا ٹائٹل کیا تھا؟ می ایٹ دا زو. اس ٹائٹل سے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اگر آپ کو جاوید کریم آپشن میں دیا گیا ہو تو جاوید کریم کرنا ہے. چیڈ ہرلے اور سٹیو چین. ٹھیک ہے. یہ سارے اس کے پہلے فاؤنڈرز ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی کی فاؤنڈر کمپنی کا نام کیا ہے؟ یہ کویشچن پشاور سینٹر میں پوچھا گیا ہے. تو اوپن اے آئی اس کے فاؤنڈر کمپنی جو ہے تو اس کا نام ہے. اور اس کے جو سی او کون ہے؟ سیم آلٹ مین. ٹھیک ہے. سیم آلٹ مین اس کے فاؤنڈر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایان قریشی کون ہے؟ تو یہ ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہے. یہ کویشچن پوچھا گیا ہے. ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل. اور اس کتنے سال میں بنے ہیں؟ یہ 5 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عارفہ کریم جو تھی تو یہ 9 سال کی عمر میں بنی تھی، تو اس لیے یہ سب سے ینگسٹ ہے. اور اس کے علاوہ شافع توبانی جو تھے تو یہ 8 سال کی عمر میں بنے تھے. ابھی کرنٹلی ینگسٹ کون ہے؟ ایان قریشی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، فیس بک کے فاؤنڈر کون ہے؟ تو یہ مارک زکربرگ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹس بھی امپورٹنٹ ہے. تھوڑے بہت ڈیٹس اگر آپ کو یاد ہوتے ہیں تو یاد کر لیں، یاد نہیں ہوتے تو اٹس اوکے، آپ چھوڑ لیں. ٹھیک ہے. یہ فیس بک کا تو بہت ایزی ہے. دیکھیں فیس بک ایف تو فیبروری، ایف فار 4 اور تو 4 مین 4 فیبروری اور 2004 کی. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب کے کون ہے؟ جاوید کریم. ونڈوز کے بل گیٹس ہے. اور ٹویٹر کے کون ہے؟ تو جیک ڈورسٹے، ایون ولیمز، بیسٹون اور ناگلاس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایلن مسک نے اس کو کب بائی کیا تھا؟ تو 14 اپریل 2022 کو. تو ایلن مسک از دا کرنٹ سی ای او آف دا ٹویٹر آر ایکس. ٹھیک ہے. یہ کویشچن بھی کافی مرتبہ انیشل ٹیسٹ میں پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آپ کا کیا ہے کہ فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے؟ تو سکندر مرزا از دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور بھی اس سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر جو فرسٹ ہے وہ آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں، بار بار پوچھے گئے ہیں. اس میں سے کون سا پہلا ایم سی کیو ہے؟ پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح. اچھا دیکھیں پہلے پرائم منسٹر کون تھے؟ تو لیاقت علی خان. اچھا فرسٹ کمانڈر ان چیف کون تھے؟ تو جنرل فرینک میزروی. اور فرسٹ پاکستانی کمانڈر ان چیف کون تھے؟ تو جنرل ایوب خان. اچھا پہلے چیف جسٹس کون تھے؟ تو میاں عبد الرشید. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے؟ تو سردار مسعود خان.
اس کے علاوہ فارن منسٹر کون تھے؟ تو سر ظفر اللہ خان پہلے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کون تھے؟ تو تمیز الدین خان، ٹھیک ہے۔ فیمل گورنر بیگم رانا لیاقت علی خان، اور یہ سندھ کی گورنر تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ فیمل پرائم منسٹر آف دا مسلم ورلڈ بھی، تو یہ کون تھی؟ یہ بے نظیر بھٹو تھی۔ تو دیز آر کویسچنز ریلیٹڈ ٹو فرسٹ ان پاکستان، اور اس سے کافی مرتبہ کویسچن پوچھے گئے ہیں اور ابھی بھی آپ سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی تیاری کا جو اپروچ ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنا انیشیل ٹیسٹ پاس کرو گے یا نہیں۔ آپ کی جو تیاری ہے وہ اسمارٹ ہونی چاہیے۔ اسمارٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسپیسیفک، یعنی یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی چیز اٹھائے، کوئی بھی بک اٹھائے، کوئی بھی نوٹس اٹھائے اور آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ کے نوٹس آپ کے سینٹر کے حساب سے ہونی چاہیے۔ جس سینٹر سے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، ہر سینٹر کے اپنے کچھ اسپیسیفک ٹاپکس ہوتے ہیں جہاں سے کویسچنز آتے ہیں۔ ابھی لیٹ سپوز آپ نے 1000 کویسچنز یاد کر لیے، آپ نے 3000 پیجز یاد کر لیے، لیکن وہ آپ کے سینٹر کے حساب سے نہیں ہے، تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ آپ کا ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی کتنی ایکسپیرینس ہے، اس کو کتنا تجربہ ہے کہ یہ کویسچن آپ کے پشاور سینٹر کا ہے، لاہور سینٹر کا ہے، کراچی سینٹر کا ہے۔ الحمدللہ ہم پچھلے 7 سال سے اسٹوڈنٹس کو تیاری کروائے اور جو کویسچنز ہم بتاتے ہیں گارنٹیڈ وہی آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تیاری سینٹر اسپیسیفک ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ میئریبل۔ ابھی اگر میں آپ کو کہوں کہ 10,000 کویسچنز ہے تو یاد کرنے کی بات نہیں ہے، تو آپ نے اتنی چیزوں کو کرنا ہے جو میئریبل ہو، جو آپ کا ذہن تو مانے نا کہ ہاں یار یہ کام ہے، اس کو میں اچھی طریقے سے کور کر سکتا ہوں، جو کور کرنے کے بعد آپ اٹین کر سکیں۔ اٹین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح یہاں پر میں نے وربل نان وربل کے آپ کو شارٹ کٹ ٹرک سمجھا دی، ان ٹرکس کی مدد سے کوئی بھی کویسچن آپ اٹھائے آپ سولو کر سکو گے۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے اوپر رٹے لگاؤں، آپ کو میں 10,000 کویسچن دے دوں وربل کے، 10,000 کویسچن دے دوں نان وربل کے۔ وربل نان وربل کے ہم صرف 350 کویسچن دیتے ہیں، لیکن جو کویسچن دیتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کی بیسکس کلیئر ہو اور اسی سے کویسچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلیونٹ، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سینٹر کے حساب سے تیاری اور کس چیز کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ جس طرح دیکھیں یہاں پر نوبل پرائز کے اندر بہت ساری چیزیں، نوبل پرائز میں تو بہت سارے پیس سے ریلیٹڈ بھی، اور تقریباً اس کے اوپر 20 سے 30 پیجز کے MCQs ہیں، لیکن وہ آپ کے کام کے نہیں ہے۔ ریلیونٹ جو آپ کے لیے تھا وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اور ٹائم بیسڈ، آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو فری آف کاسٹ اپنے کورسز کے اندر پریکٹس ٹیسٹ بھی پرووائڈ کریں تاکہ آپ ان کو پتہ ہو کہ ہماری تیاری ٹائم بیسڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ٹائم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ PMA 157 لانگ کورس میں اچھی طریقے سے کلیئر ہو، کیونکہ اگر ٹیسٹ کے اندر آپ کے زیادہ مارکس آئیں گے تو آگے انٹرویو کے لیے بھی آپ کو مسئلہ نہ ہو، تو آپ ہمارے نوٹس اور آن لائن کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوٹس کے اندر وربل ہوں گے، نان وربل ہوں گے، وربل نان وربل کے شارٹ کٹ ٹرک ساری چیزیں انکلوڈیڈ، اور ٹوٹل 350 کویسچنز ہیں۔ کمپلیٹ اکیڈمک کے نوٹس ہوں گے اور یہ سلیکٹڈ نوٹس ہوں گے، یعنی جس سینٹر سے ٹیسٹ دینا ہے اسی سینٹر کے حساب کے نوٹس ہوں گے۔ پریکٹس ٹیسٹ بھی دیں گے، ٹیچر سپورٹ بھی آپ کو ملے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اس کورس کی جو فیس ہے 6,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ہمارے آن لائن کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہو، تیاری کرنا چاہتے ہو، ویڈیوز وغیرہ، تو اس کی 14,000 فیس ہے، اور اس سے ہم آپ کو ٹیسٹ کی 100% گارنٹی دیں گے۔ آپ ہمارے پچھلے کورسز کے ریزلٹس کو دیکھ سکتے ہو، یہ 4 سیٹس کے نوٹس دیں گے، وربل نان وربل اکیڈمک پاس پیپرز، یہ ہمارے پچھلے کورسز کا ریزلٹ ہے۔ اور ابھی PMA 157 میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں، تو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا انیشیل ٹیسٹ کلیئر ہو، پاکستان کے جس بھی سینٹر سے ٹیسٹ دینا ہے اسی سینٹر کے حساب سے آپ کو تیاری کروائیں گے، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تقریباً پچھلے کورس میں ہمارے 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے 8 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو، کم ٹائم میں آپ کی بہترین تیاری ہو، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ویڈیو کو لازمی لائک کریں، نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ مزید آپ کن ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز چاہتے ہیں تاکہ ان ٹاپکس کے اوپر ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں۔